नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी से में स्वागत है। ये टेस्ट 15 है और 71 बीपीएससी पीटी टेस्ट सीरीज़ जो है उसका फुल लेंथ चौथा होगा। ये टेस्ट काफ़ी अच्छे से बनाया गया था। सभी सब्जेक्ट के आपको मिले जुले सवाल मिले होंगे और कठिन स्तर के भी सवाल मिले होंगे आपको, और आसान भी थे, मध्यम स्तर के भी थे। इसको जब हमने बनाया तो इसमें से 108 ऐसे सवाल थे जो या तो मध्यम स्तर के थे या तो आसान स्तर के सवाल थे। ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। उसके अलावा जो क्वेश्चंस थे वो कठिन स्तर के थे और काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल भी थे, जिनको छोड़े जाने की पूरी संभावना होती है और छोड़ना भी चाहिए आपको। पहला सवाल में एक छोटा सा मिस्टेक था, क्योंकि मैथमेटिक्स रहता है इसलिए एक बार मैं चेक करता हूँ, लेकिन इसमें एक छोटा सा मिस्टेक था। मिस्टेक क्या था? यह 12 नहीं था, यह 17 था। यहाँ पर जो 12 लिखा हुआ है यह 17 था, और अगर आप उसको फिर हल करेंगे तो 589 इसका आंसर आता है। ये सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा तो सभी सवाल सही थे। एक एमएसएमई वाले में किसी बच्चे को कोई दिक्कत आई है वो भी मैं इसमें आपको बता दूंगा। वीडियो आपको इसलिए देर से मिल रहा है क्योंकि वीडियो मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर लिए थे, लेकिन कुछ मिस्टेक्स आ गए तो उसको सुधारने के कारण से वीडियो फिर से दोबारा मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। मैं एडिट जनरली नहीं करता हूँ इसके कारण से, ओके। देखिए पहला सवाल क्या है जो अपना जीएस का है कि बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल की मान्यता दी गई है। तो पुद्गल का मतलब होता है पर्सनैलिटी, ये इसका मतलब होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वस्तिवाद है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा के सर्वस्तिवादी शाखा ने अनात्म सिद्धांत को पुद्गल को मान्यता दी है। इनका मानना था कि संसार में धर्म पूर्णतः क्षणिक नहीं है, प्रत्युत सदा अंतर्निहित रूप में विद्यमान रहता है। यह हमारे अंतर्निहित रूप में विद्यमान रहता है। पुद्गल की अवधारणा सर्वस्तिवाद से पनपता है। सर्वस्तिवाद महायान संप्रदाय की शाखा है। अगला सवाल है कि गुड्स ट्रेड बैरोमीटर सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है, WTO के द्वारा जारी किया जाता है। ये याद रखिएगा, ये ऐसे ही पूछ लेगा आपसे। हाल ही में सेबी द्वारा हाइब्रिड प्रतिभूतियों पर गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवी कामथ कमेटी है। जो हाइब्रिड प्रतिभूति, जो हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ होते हैं उनको लेकर के केवी कामथ समिति बनाया गया है। यह समिति हाइब्रिड प्रतिभूतियों को बढ़ावा देने, इनमें निवेश को आकर्षक बनाने पर सुझाव प्रस्तुत करेगी। केवी कामथ समिति। निम्न से अशोक के किस अभिलेख में 5 यवन शासकों का उल्लेख मिलता है? 5 यवन शासकों का उल्लेख मिलता है। तो यह 13वां अभिलेख है। अशोक के 13वें शिलालेख से पता चलता है कि उसने अपने समकालीन विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की चर्चा करता है, और 5 यवन राज्यों में उसने धर्म प्रचारक भेजे थे। बुद्धिज्म क्या है, बुद्धिज्म क्या है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए अशोक ने जगह जगह पर लोगों को भेजा। इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न से कौन सा जुड़वा घाटा की संकल्पना में सम्मिलित है? देखिए ट्विन डेफिसिट इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्विन, एक साथ दो जगहों पर घाटा। जैसे कि इसका एक और उदाहरण हो सकता है, जैसे कि कोई बैंक है, उसने किसी कंपनी को उधार दिया, ये कंपनी भी डिफ़ॉल्ट हो गई और बैंक का जो खाता था वो भी डिफ़ॉल्ट हो गया। तो दोनों जगहों पर नुकसान हो रहा है बैंक को। दोनों पक्ष जो हैं, जिसने ऋण दिया है और जिसने ऋण लिया है, दोनों के दोनों नुकसान में चल रहे हैं। इसको भी ट्विन डेफिसिट कह दिया जाता है। इसको भी ट्विन डेफिसिट कह दिया जाता है। वहीं पर अगर एक साथ चालू खाते का घाटा और राजकोषीय घाटा दोनों ही ज़्यादा हो जाए, फिस्कल डेफिसिट एंड करेंट अकाउंट डेफिसिट, तो इसको क्या कहा जाएगा बंधुओं? इसको कहा जाता है ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम। ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम, एक ही साथ दो जगहों पर घाटा उत्पन्न हो गया है, इसी को ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम कहा जाता है। गिनी गुणांक का प्रयोग अर्थव्यवस्था में किसके मापन हेतु किया जाता है? ये मैंने आपको बताया भी था। आय और समानता के लिए किया जाता है गिनी गुणांक का उपयोग किया जाता है लॉरेंज वक्र में। लॉरेंज वक्र जो है उसका गणितीय मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम लोग गिनी गुणांक के द्वारा करते हैं, जहाँ पर 0 का मतलब होता है कंप्लीट इक्वालिटी,
कंप्लीट इक्वालिटी जो एक आइडियल कंडीशन माना जाता है, ऐसा कभी संभव नहीं हो पाता है। और 1 का मतलब होता है कंप्लीट इनइक्वालिटी जो संभव है, जहाँ पर 100% असमानता हो, जैसे कि ब्रिटिश इंडिया भारत में था। और उससे पहले के दिल्ली सल्तनत का पीरियड थे, उसमें भी भारत में यही चीज़ थी। उसमें मध्यम वर्ग नहीं हुआ करता था गुरु, मध्यम वर्ग नहीं होता था, एक होता था अमीर वर्ग और एक होता था नितांत गरीब वर्ग। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इस बीच का वर्ग नहीं होता था। आप और हम जो हैं अभी वर्तमान में हम सभी मध्यम वर्ग में आते हैं। ये मध्यम वर्ग ही भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत है, तो ये उस समय नहीं हुआ करता था। ठीक है, मध्यम उद्यम के अंतर्गत कितने टर्नओवर तक की इकाई को सम्मिलित किया जाता है, इसमें ही कुछ बच्चों को दिक्कत है। तो सी 250 करोड़ लिखा हुआ है इसका। तो मैं आपको पीआईबी का डेफिनेशन पढ़ करके सुनाता हूँ। यहाँ पर पूछा कि मध्यम उद्यम के अंतर्गत कितने टर्नओवर तक, मध्यम यानी कि MSME में किसके बारे में पूछा जा रहा है, तो मीडियम के बारे में पूछा जा रहा है कि इकाई को सम्मिलित किया जाता है। तो मीडियम में 250 करोड़ से 250 करोड़ जो है, इससे करके टर्नओवर को 500 करोड़ किया गया है। और देखिए यहाँ पर 2 होता है, एक होता है इन्वेस्टमेंट, निवेश कितना है, और टोटल टर्नओवर कितना है। तो मीडियम का 250 करोड़ करंट से रिवाइज करके 500 करोड़ किया गया है। और इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें तो यह 50 करोड़ से बढ़ा करके 125 करोड़ किया गया है मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए। ठीक है, माइक्रो के लिए कितना किया गया है, माइक्रो के लिए एक करंट अब में तो कितना था, 1 करोड़, 1 करोड़ से बढ़ा करके 2.5 करोड़ किया गया इन्वेस्टमेंट को, निवेश को। और अगर इसी को हम लोग टोटल टर्नओवर को देखेंगे तो टर्नओवर 5 करोड़ था, जिसको करके 10 करोड़ कर दिया गया है। यह माइक्रो के लिए किया गया है। स्मॉल में इन्वेस्टमेंट को 10 करोड़ से 25 करोड़ किया गया है, टर्नओवर को 50 करोड़ से 100 करोड़ किया गया है। वहीं पर मीडियम इंटरप्राइजेज में निवेश इन्वेस्टमेंट जो है वो 50 करोड़ से बढ़ा करके 125 करोड़ किया गया है। और टोटल टर्नओवर जो है वो 250 करोड़ से बढ़ा करके 500 करोड़ किया गया है। 500 करोड़ किया गया है। मैं ये स्क्रीनशॉट और ये लिंक भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, एक बार आप भी अध्ययन कर लीजिएगा। हो सकता है कि मेरे से कहीं पर मिस्टेक हो रहा हो, अगर आप उसको देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या पूछा गया है, कितनी इकाई तक को शामिल किया जा सकता है। तो अगर नए डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो टर्नओवर पूछा जाएगा तो 500 करोड़ आंसर होना चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट में 50 करोड़ से बढ़ा करके 125 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया गया है और 250 करोड़ से बढ़ा करके 500 करोड़ टर्नओवर को किया गया है। निम्न से कौन सा सत्य सुमेलित है, केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान रांची, केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान मेघालय, केंद्रीय एरी अनुसंधान संस्थान बहरामपुर। तो ये इसका आंसर हो जाए, केवल 1 सही है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान बहरामपुर वेस्ट बंगाल, केंद्रीय एरी अनुसंधान संस्थान मेघालय में स्थित है, तो इसलिए यह गलत हो जाए। मेघालय और बहरामपुर यहाँ पर गलत दिया हुआ है। एरी का है मेघालय में और बहरामपुर में केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान स्थित हैं। जीव विज्ञान की किस शाखा में मानव सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है, इसको कैलोलॉजी कहा जाता है। मानव के सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अनुक्रम में आपको x का मान निकालना है, x का मान निकालिएगा। निम्न से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधातु है ब्रोमीन। और धातु की अगर हम लोग बात करें तो धातु कौन सा हो जाएगा, Hg। पारा है, यह रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड फॉर्मेट में मौजूद होती है। निम्न से कौन सा सही सुमेलित है, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों का पृथक्करण प्रभाजी आसवन के द्वारा किया जाता है। मैथिल अल्कोहल का पृथक्करण भाप आसवन के द्वारा किया जाता है। बेंजोइक अम्ल का पृथक्करण ऊर्ध्वापतन के द्वारा किया जाता है। तो तीनों के तीनों यहाँ पर सही दिए हुए हैं, तीनों सही दिए हुए हैं। ये इम्प्योरिटीज़ को अलग करने वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा, केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र में। निम्न से किस गैस का प्रयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में विभाजित था, तो 15 अधिकरण में विभाजित था। 180 प्रकरण हैं इसमें और 4000 श्लोकों की टोटल संख्या बताई जाती है, इसका आंसर सी हो जाएगा। गोविंद चंद गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था, ये सबसे कठिनतम सवाल में से एक हो गया, आसानी से नहीं पता होगा सभी को। सारनाथ में बनवाया था, सारनाथ में, इसका आंसर डी हो जाएगा।
प्रतिहार, चोल, परमार और सोलंकी। आपसे राजधानी वाले एक सवाल तो गारंटेड में पूछता हूँ एंशिएंट हिस्ट्री में। तो प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज थी, चोलों का तंजौर, परमारों का धार और सोलंकियों का हिलवार इनकी राजधानी थी। इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्न से कौन सा जैव विविधता के मापन का तरीका नहीं है? तो पिछले वीडियो में, पिछले टेस्ट में अल्फ़ा, गामा और बीटा मैंने समझाया था। डेल्टा कोई तरीका नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। डेल्टा तरीका नहीं, अल्फ़ा, बीटा, गामा मैंने पिछले टेस्ट वाले वीडियो में समझाया था। आप लोग जा कर के देखिएगा। मुझे पता है टेस्ट को बहुत कम बच्चे सीरियसली लेते हैं। उन्हें लगता है कि जो मार्केट में फैशनेबल चीज़ें हैं वही चीज़ अच्छा होता है, भीड़ जो कर रहा है वही वो करना चाहते हैं, और फिर भीड़ का जो रिज़ल्ट होता है वही उनका भी रिज़ल्ट होता है। बड़ा अफसोस होता है कि सब चीज़ें आपको दी जाती हैं और आप उसको जेन्युइनली नहीं करते हैं। तो भीड़ मत बनिए। सब लोग एक ही मैगज़ीन के पीछे भाग रहे हैं, आप भी उसी के पीछे भाग रहे हैं। सब लोग एक ही प्रकार के सवाल प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप भी वही प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो फिर आप अलग कैसे कुछ कर रहे हैं? तब तो सभी का हिस्सा जो है वही मिलेगा आपको। तो थोड़ा सा अपने अप्रोच को, अपने जो मेहनत है उसको अलग रखिए बाकियों से, तो आपको रिजल्ट भी बाकियों से अलग दिखेगा। ठीक है। निम्न से किसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बायोस्फीयर रिजर्व को उसके तहत अधिसूचित नहीं किया जाता है। देश में कितने नेशनल पार्क हैं? अगर आपको याद हो तो संख्या बताइएगा मुझे। और देश में कितने टाइगर रिजर्व हैं ये भी मुझे बताइएगा। कठिन सवाल हो गया क्या? बिल्कुल कठिन है, अंक याद रखना मुश्किल होता है। इनसे कौन सा गलत सुमेलित है? सिपाही जला वन्यजीव अभयारण्य, ये टाइपिंग मिस्टेक नहीं है गुरु, सही लिखा हुआ है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, चांगथांग स्थित मरुभूमि वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश, काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य लद्दाख। तो सी गलत हो जाएगा। चांगथांग जो है यह लद्दाख राज्य में स्थित है, लद्दाख में स्थित है। इसका आंसर सी हो जाएगा। कांवरताल, होकेरा, पाला, तंपारा झील, तंपरा झील जिसको कहा जाता है, जम्मू कश्मीर, बिहार, उड़ीसा, मिजोरम। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। कांवरताल अपने बिहार में है, बेगूसराय में। होकेरा जम्मू कश्मीर में है, पाला मिजोरम में है, और तंपरा झील जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला सवाल है कि हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला कदमत बीच कहाँ पर है? तो यह लक्षद्वीप में स्थित है। ब्लू फ्लैग का मतलब ये काफ़ी साफ़ सुथरा है और यहाँ पर सफाई को मेंटेन भी किया जाता है और रिसाइकल भी किया जाता है, और यहाँ पर सी पॉल्यूशन नहीं है। समुद्र का बिल्कुल साफ़ किनारा जो होता है वैश्विक मानदंडों के अनुसार, तो उसको ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हो जाता है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा? तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा जारी किया जाता है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। भारत के किस शहर में सतत शहर समेकित दृष्टिकोण प्रायोगिक परियोजना SCIAP लागू नहीं की गई है? तो इंदौर में लागू नहीं हुई है, बाकी जयपुर, भोपाल, गुंटूर सहित 5 शहर जैसे कि जयपुर, भोपाल, विजयवाड़ा, गुंटूर और मैसूर कर्नाटक, विजयवाड़ा और गुंटूर जो हो गया यह आंध्र प्रदेश हो गया बंधुओं, और भोपाल तो आपका MP हो गया, और जयपुर हो गया राजस्थान, राजा का स्थान राजस्थान, राजपूतों का स्थान राजस्थान। अगला देखिए क्या है, हॉट स्पॉट पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है? यहाँ पर जैव विविधता का हॉट स्पॉट नहीं है। हॉट स्पॉट पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र जो है यह सामान्य तौर पर समुद्री जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें उस जगह को केंद्रित करता है, उसके बारे में यह बताता है जहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु निवास कर रहे होते हैं, वहाँ पर मेरीन लाइफ काफ़ी समृद्ध होता है, भोजन मौजूद होते हैं, उसको हॉट स्पॉट कहा जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। आई नो कि आप बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट की बात कर रहे हैं, जो भारत में जैसे कि इंडो बर्मा बॉर्डर है, वेस्टर्न घाट है, ये सब भारत के हॉट स्पॉट है। आई नो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ और आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो सवाल में दिया रहेगा जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहाँ पर विद्यमान है, तो आप बता सकते हैं कि वेस्टर्न घाट में, और फिर इंडो बर्मा बॉर्डर भी बता सकते हैं। हॉट स्पॉट पर्टिकुलर नाम होता है समुद्री इकोसिस्टम में, जिसका मतलब होता है ऐसे जगह जहाँ पर काफ़ी सारे संवेदनशील जीव जंतु निवास कर रहे हैं और काफ़ी समृद्ध माना जाता है उसको। फिर भी मैं इसको एक बार और क्लियर कर दूंगा, मैंने सर्च किया 1-2 जगहों पर लेकिन यही दिखा रहा था जो मैंने बोला है, फिर भी मैं एक बार और इसको सर्च करके और क्लियर कर दूंगा आपको। मेगा डाइवर्स देश के रूप में अहर होने के लिए कौन से मापदंड सही हैं?
तो बी हो जाए केवल दूसरा, उस देश में कम से कम 10,000 नहीं 5,000 स्थानिक प्रजाति हो जिनका जन्म वहीं पर हुआ हो। भारत मेगा डाइवर्स के रूप में शामिल है, बिल्कुल शामिल है। 12 जो दुनिया के देश हैं मेगा डाइवर्स, उनमें भारत का भी नाम आता है। निम्न से कौन सा जैव विविधता के ह्रास का कारण है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये चारों ही कारण है, आवास विखंडन, जलवायु परिवर्तन, विदेशज प्रजातियों का आगमन, प्रतियोगी प्रजातियों का प्रवेश। निम्न से कौन सा प्रोटोकॉल जैव विविधता से संबंधित नहीं है? तो किगाली समझौता जो है यह HFC से संबंधित है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से, यह बायोडाइवर्सिटी से संबंधित नहीं है। निम्न से कौन सा XC2 बाह्य संरक्षण का तरीका है? मतलब वो जीव का जो आवास है वहाँ से आप उसको निकाल कर कहीं और ले जा कर के उसका संरक्षण कर उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पवित्र उपवन जो है यह इन सीटू का उदाहरण है, इन सीटू का उदाहरण है, XC2 का उदाहरण नहीं है। पवित्र उपवन इसका आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन सा गलत सुमेलित है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस लिखा हुआ है बंधुओं, विश्व वानिकी दिवस, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ए गलत है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अंधा घाटी ब्लाइंड वैली का निर्माण किस अपर्दन के कारण से होता है? तो भूमिगत जल जो है ये भूमि है, भूमि के अंदर जो जल है ये अपर्दन करके अलग अलग संरचनाओं का निर्माण करती है, जिसको अंधा घाटी भी कहा जाता है। निम्न से कौन सा अटलांटिक महासागर संबंधित नहीं है? अल्बेट्रोस पठार जो है यह पूर्वी प्रशांत कटक में शामिल है, यह अटलांटिक में शामिल नहीं है, बल्कि डॉल्फिन उभार, चैलेंजर उभार, टेलीग्राफिक पठार इत्यादि जो है अटलांटिक महासागर में स्थित हैं। कुनलुन एवं तियान शान के बीच निम्न से कौन सा बेसिन अवस्थित है? तो तारिम बेसिन अवस्थित है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण में निम्न से किस कारक पर विचार नहीं किया जाता है? तो निर्यात योग्य सूचकांक पर विचार नहीं किया जाता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? तो सरबती सोनार इसको कहा जाता है। यह प्रेरित उत्परिवर्तन अर्थात इंड्यूस म्यूटेशन के द्वारा विकसित की गई यह प्रजाति है, गेहूं की एक प्रजाति होती है। भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार किस औद्योगिक नीति में प्रस्ताव रखा गया था? कि प्राइवेट और गवर्नमेंट जो है यह मिल कर के काम करेंगे। संयुक्त उद्यम इसको कहा गया, संयुक्त क्षेत्र इसको कहा गया। तो बी हो जाएगा, 1956 का औद्योगिक नीति में इसकी घोषणा की गई थी। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता और आर्थिक वृद्धि है। मौद्रिक नीति केवल प्रत्यक्ष करों द्वारा लागू की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 यहाँ पर सही है। मौद्रिक नीति प्रत्यक्ष करों द्वारा लागू नहीं की जाती है, बल्कि अलग अलग टूल होते हैं जैसे CRR, SLR, ये सब जो टूल होते हैं इसके द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी को लागू किया जाता है। फिलिप्स वक्र किस संबंध को दर्शाता है? रिपीटेड सवाल है, इससे पहले के टेस्ट में आया है। अगर आपने फिर भी गलती की है तो ये वाकई अपराध है, इसका आंसर हो जाएगा बी, महंगाई और बेरोजगारी के बीच में यह संबंधों को दिखाता है। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण किसका उद्देश्य है? तो यह मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए उद्देश्य बनाया गया है, और मॉनेटरी पॉलिसी का काम ही यही होता है कि इन्फ्लेशन को बैलेंस करके रखना, ना तो ज़्यादा ना तो बहुत कम। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो वित्त मंत्रालय है, इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि का कहाँ पर उल्लेख किया गया है? तो यह नीति निषेध तत्वों में उल्लेख किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि के बारे में बताया गया है। भारत के संविधान में नीति निषेध सिद्धांतों को शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य था? तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, यही इसका सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव है, लेकिन अभी तक स्थापित हो नहीं पाया है। निम्न से सत्य कथन को चुने। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निषेध तत्व क्या होंगे? विधायिका कृत्यों पर निर्बंधन, बिल्कुल भी नहीं, कोई विधायिका पर जोर जबरदस्ती थोड़ी नहीं कि DPSP लागू करो। कार्यपालिक कृत्यों पर निर्बंधन, बिल्कुल भी नहीं, इसका आंसर डी हो जाएगा। पोस्ट डेटेड चेक के जैसा है कि भविष्य में मन होगा तो इसको लागू कर देंगे, नहीं तो नहीं लागू करेंगे, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि यह दोनों में से किसी के कृत्यों पर कोई निर्बंधन नहीं करता है। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा सिद्धांत DPSP के तत्वों में शामिल जोड़ा नहीं गया, तत्वों में नहीं जोड़ा गया? तो कौन सा है? तो यह है समान कार्य के लिए समान वेतन, इसको 42वें संविधान में नहीं जोड़ा। अगला सवाल है कि किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान ने मूल कर्तव्यों को शामिल किया था? तो स्वर्ण सिंह समिति है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन
असत्य युग्म की पहचान करें। सहकारी समिति गठन, व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा, गांधीवादी सिद्धांत। प्रसूति सहायता को उपबंध, उदारवादी सिद्धांत। राज्य के लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, उदारवादी सिद्धांत। तो केवल दूसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। प्रसूति सहायता को उपबंध एक समाजवादी सिद्धांत के तहत नीति निषेधक तत्व में शामिल किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। समाजवादी जो है उसके तहत है, यहाँ पर उदारवादी लिखा हुआ, इसीलिए दूसरा गलत हो जाएगा। राज्य के नीति निषेधक तत्व को लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र, के.सी. व्हीलर ने कहा है। भारत में हाल ही में बहुत शानदार सवाल है यह, वेरी गुड सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। हाल ही में 3 तलाक मुद्दे को लेकर के भारतीय संविधान में वर्णित नीति निषेधक तत्व के किस अनुच्छेद के राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहारिक प्रयोग की बातें जारी है। तो दरअसल में समान जो नागरिक संहिता है उसकी बातें चलने लग जाती हैं जब भी इस तरह का कोई एक्ट आता है, तो ठीक है। भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य के प्रचालन के संबंध में भारत सरकार द्वारा किस समिति गठन किया गया। तो यह वर्मा समिति है, 1999 में इसको बनाया गया था मूल कर्तव्य की पहचान उनके क्रियान्वयन के लिए। संविधान किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। तो भाग 20 में संविधान संशोधन की बात की गई है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अर्थशास्त्री इतिहासवेत्ता कौन है जिन्होंने 19वीं सदी भारत में औद्योगिकरण की अवधारणा के समर्थन में बुकानान हैमिल्टन द्वारा एकत्र आंकड़ों का उपयोग किया था। तो यह है अमित कुमार बागची, जिन्होंने आंकड़ों पर आधारित इंडस्ट्रियलाइजेशन पर डिटेल में इतिहास में शोध पत्र प्रकाशित किया है इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए कौन सा है, 55 नंबर सवाल है। महात्मा गांधी के चंपारण का सत्याग्रह का विरोध किसने किया था। तो एन.जी. रंगा ने किया था, यह कम्युनिस्ट नेता थे, इन्होंने विरोध किया था। गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया। तो 1913 में लाला हरदयाल ने इस पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया था। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को उत्क्रमण परासरण कहा जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है, RO कहा जाता है। जेट हवाई जहाज स्ट्रेटोस्फीयर के नीचे आसानी से उड़ते हैं, इसकी सही व्याख्या क्या हो सकती है। तो इसकी सही व्याख्या यही होगी, नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बादल और पानी का वाष्प नहीं होता है, इसलिए आसानी से उड़ पाता है और डिस्टर्बेंस भी कम होता है। नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में लंबी यानी कि वर्टिकल हवाएं नहीं होती है, इस कारण से यह आसानी से उड़ पाता है। जिस दिन यहाँ पर वर्टिकल हवाएं आ जाती है तो टर्बुलेंस आपने नाम सुना होगा। अगर आप दिल्ली से कभी जाएंगे फ़्लाइट पकड़ करके पटना या फिर दरभंगा जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको टर्बुलेंस का अनुभव होगा। इस रूट पर 12 महीना टर्बुलेंस रहता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। प्लेन हिलता है थोड़ा सा हवा में, इसका आंसर सी हो जाएगा। उतने देर में ये लोग हनुमान चालीसा निकल आते हैं, थोड़ा सा भी हिलता है तो। बर्तनों का चमकदार बनाने के लिए निम्न से किसका उपयोग किया जाता है। तो इन तीनों को उपयोग करके बर्तनों को चमकदार बना सकते हैं आप। जिंक ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, इन तीनों का उपयोग किया जाता है। रास बिहारी बोस ने किस देश में जाकर आज़ाद हिंद की फौज की नींव रखी थी। तो जापान में उन्होंने रखा था, बी इसका आंसर हो जाएगा। 1942 में जापान में जाकर के आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की दिशा महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाया था। निम्न से किस वैज्ञानिक द्वारा नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। तो जे.वी. नार्लिकर के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है। निम्नलिखित युग्म में सत्य युग्म को सुमेलित कीजिए। लाइपेज लिपिड्स का पाचन और डीऑक्सीराइबोज DNA की शर्करा, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन, गंजापन कवक जनित, इसका आंसर डी हो जाएगा। सभी के सभी सही मैच हैं। ओके।